देखिए बच्चों, लगातार हमारी वीडियोस आती रहेंगी यूट्यूब के चैनल पर। अभी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। लेकिन मैं अभी शुरू में 4-5 जो वीडियो आई है हमारी, वो पॉलिटिकल साइंस की आई है। यानी कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी ही पॉलिटी की जो वीडियो आई है वही है। लेकिन कुछ मैंने सोचा कि चलो, बच्चों ने कुछ कहा कि कमेंट में कहा कि सर कुछ एडवांस कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कराने चाहिए। मैंने चलो सोचा कि ठीक है, चलो कुछ हम टॉपिक एडवांस भी कराते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटी की ही वीडियो डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो भी डालेंगे, हम आर्ट एंड कल्चर की वीडियो डालेंगे, यानी कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट स्टडी की वीडियो डालेंगे। कुल मिला के सभी सब्जेक्टों की साइंस की भी वीडियो आएगी। लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट होगी सब चीजें, एकदम स्टार्ट नहीं होनी है। लेकिन जो बच्चों को नहीं पता है कि भाई मनोसर की क्लासेस ऑनलाइन आ रही है या यूट्यूब पे चैनल बन गया है, तो सब बच्चे बता देंगे एक दूसरे को कि मनोसर की क्लासेस स्टार्ट हो गई है यूट्यूब पे। चलिए आज हम बात करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बच्चों ने बहुत डिमांड की थी टॉपिक को लाने के लिए। आपने नाम सुना आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत फेमस है ये लीग, बहुत फेमस है, सभी शाम को एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखते होंगे। लेकिन हमें आईपीएल नहीं पढ़ना है कि सर आईपीएल पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आईपीएल नहीं पढ़ाएंगे अब कि आईपीएल के बारे में क्या बताएंगे, तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा आईपीएल के बारे में तो। लेकिन कहीं ना कहीं इसी टर्म्स के साथ हम खेलने जा रहे हैं, इस टर्म के साथ हम लोग प्ले करेंगे। और आज हम बात करेंगे आईएलपी की बात करेंगे, यानी कि आई अपने स्थान पे स्थिर है बिल्कुल, और पी बिल्कुल पीछे ले गए हम और एल यहां पे ले आए। तो आईपीएल का नहीं करेंगे बल्कि आईएलपी पे बात करेंगे। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसकी फुल फॉर्म है इनर लाइन परमिट। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आईएलपी वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस भी टर्म है आपके लिए। तो क्वेश्चन आता है कि इनर लाइन परमिट क्या होता है, भारत में इससे कौन परमिट को कौन जारी करता है, इसे लागू कौन करता है, कौन इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ठीक है ना, कहां पे इनर लाइन परमिट लागू है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास दोहराना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इनर लाइन परमिट की शुरुआत कैसे होती है, कहां से आता है इनर लाइन परमिट, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक आईपीएल नहीं है, आईएलपी है आपका टॉपिक। चलिए अब शॉर्ट हम लोग लगाते हैं। आईएलपी इनर लाइन परमिट होता क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए आईएलपी की बात करें, इनर लाइन परमिट की मैं अगर बात करूं तो इसका इतिहास थोड़ा सा पुराना है। तो मैं इसके इतिहास की तरफ चलता हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए कहा जाता है कि 1893 में 1873 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में एक कानून बनाया था, उसका नाम था बीईएफआर। इसे कहा जाता है बीईएफआर 1873 ये कानून आया था। इसकी फुल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, इसका आईएलपी से क्या संबंध है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 कहा जाता है। इसमें क्या है, ऐसा क्या है कि आईएलपी से जुड़ा हुआ है, तो पहले फुल फॉर्म बताते हैं इसकी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873। इस कानून में अंग्रेजों ने क्या कहा था, इन्होंने क्या बताया था इस कानून में? उन्होंने कहा था कि जो भारत के हिल एरियाज हैं, जैसे हिल एरियाज कौन कौन से हिल एरियाज हैं भारत के, मैं बता देता हूं हिल एरियाज कौन कौन से हैं। देखिए भारत के जो हिल एरियाज है, सिक्किम है हिल एरियाज, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और मेघालय और असम है। यानी कि भारत के जो हिल एरियाज है वहां पे किसको जाने की परमिशन होगी, किसको जाने की परमिशन नहीं होगी, इसके लिए इन्होंने बीईएफआर, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में एक कानून स्टार्ट किया था। अच्छा, यहां पे हिल एरियाज में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो डिसाइड करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। लेकिन उन्होंने ये कानून क्यों लगाया, क्या वजह थी? उन्होंने इसका एक आर्गुमेंट दिया ये वाला। उन्होंने से पूछा गया कि भाई आपने बीईएफआर रूल्स क्यों लगा दिए भारत के अंदर, क्या वजह है लगाने की? तो उन्होंने ये बताया कि जो पहाड़ी एरियाज है वहां पे बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं, और जब बाहर के लोग मैदानी क्षेत्र के, जैसे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, और तुम्हारा पश्चिम बंगाल, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल है, वहां के लोग
यानी कि जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वे वहां जाएंगे तो उनकी मैदानी क्षेत्र की कल्चर अलग होती है और पहाड़ी लोगों की जो कल्चर है वो अलग होती है। तो जो मैदानी लोग पहाड़ी हिल एरियाज में जाएंगे तो वहां पे जो हिल एरियाज की जो ट्राइब्स होती है उनकी कल्चर को डिस्टर्बेंस होगा, और जब भी कल्चर को डिस्टर्बेंस होगा तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये जो मैदानी वाले लोग हैं ये हमारी कल्चर को शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ये बताया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के माध्यम से बताया कि मैदानी क्षेत्र को हिल एरियाज में जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हिल एरियाज की अपनी कुछ सांस्कृतिक धरोहर होती है, कुछ सांस्कृतिक परंपराएं होती है जिनका संरक्षण करने की जरूरत है, और उसी की वजह से उन्होंने BEFR कानून इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद नहीं था, उन्हें किसी से अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं था किसी ट्राइब्स को संस्कृति का संरक्षण किया जाए या ना किया जाए, उनके 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 सामाजिक परंपराओं का संरक्षण किया जाए या ना किया जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। दरअसल लेना देना किस बात से था? उनका लेना देना इस बात से था कि हमारा व्यापार अच्छा चलना चाहिए, बस हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए और हमें आर्थिक लाभ होना चाहिए, और अपने आर्थिक लाभ के लिए BEFR कानून जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले लेकर आए थे। अभी तो आपने बताया सर कि हिल एरियाज की जो ट्राइब्स होती है उनकी जो परंपराएं होती है, उनकी जो कल्चर है उसके संरक्षण के लिए लाया गया था कानून। ये केवल दिखाने के लिए लाया गया था। रियल में वजह क्या थी? इसकी रियल वजह क्या थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये वजह थी उनकी रियल में कि यहां पे हिल एरियाज में नेचुरल सोर्सेज बहुत ज्यादा है। नेचुरल सोर्सेज में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक तेल है, यहाँ पे क्रूड ऑयल है यहाँ का बहुत फेमस, नेचुरल क्रूड ऑयल है यहाँ पर फेमस, यहाँ की बम्बूस बहुत फेमस है, बांस बहुत फेमस है, यहाँ की चाय बागान फेमस है, यहाँ की बागवानी में जो फ्रूट्स है वो बहुत फेमस है। तो कहीं ना कहीं हिल एरियाज के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे एक अधिकार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन लेकर आई थी, और वो नहीं चाहती थी कि कोई आउटर साइडर या कोई भी बाहर का मैदानी क्षेत्र का इन नेचुरल सोर्स पे कब्जा कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मर्जी से जिसे चाहते थे उसे परमिशन देते थे कि आप हिल एरिया में जाइए और वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कीजिए आप, और किनको जाना है कौन नहीं जाएगा, यही सब मैटर था जो BEFR में सेट किया गया था। मकसद ट्राइब्स को बचाने का नहीं है, मकसद ट्राइब्स की कल्चर को बचाने का नहीं है, लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो हिल एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज है उनका फायदा कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, इसके लिए कानून बनाया गया था। तो बड़ा अजीबोगरीब कानून है, और जब देश आजाद नहीं होता तब इसे BEFR के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को भारत सरकार ने बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई कर दिया, बस केवल नाम चेंज किया है। तो यही चीज मैं बताने वाला हूं कि ILP क्या है। दरअसल ILP को ही BEFR कहा जाता था पहले। देश आजाद हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है और संविधान भी लागू होता है, तो भारत वाले क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स है हमारा BEFR, इसको ही इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसकी जगह ILP वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनर लाइन परमिट। मतलब ये होता है कि अब भारत सरकार की परमिशन के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन हिल एरियाज में जाएगा और कौन हिल एरियाज में नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं केवल नाम चेंज हुआ, उसका मकसद, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, मतलब उसकी जो ये मान लीजिए जो टारगेट था वो सब पुराना है, केवल यहां नाम परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि इनर लाइन परमिट क्या है तो उसके इतिहास से जोड़ के बताना कि अंग्रेजों ने एक BEFR कानून बनाया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन था ये वाला 1873, और उसे बताया गया था, ये बात बताई गई थी उसके अंदर कि कौन हिल एरियाज में जाएगा और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करेगा, वहां पे कौन आदमी व्यापार करेगा और कौन आदमी व्यापार नहीं करेगा। आज भी कुछ इस तरह से ही है, इस कानून बदला है और ILP इसकी जगह इस्तेमाल किया। तो आपको आपसे पूछे कि ILP क्या है तो बताना कि हिल एरियाज में जाने के लिए तो वहां जाने के लिए ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ता है, और ये कौन देता है, इसकी अनुमति कौन देता है, कौन इसको लागू करता है, ये तो बात की बात है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ILP किसे कहा जाता है कि किसी भी हिल एरियाज में जाने के लिए, मोस्टली किसी भी राज्य में
किसी भी राज्य के हिल एरियाज में, किसी भी ट्राइबल एरियाज में जाने के लिए भारत सरकार द्वारा या मान लीजिए भाजपा तो अनुमति करती है, बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो ILP जो होता है वहां ऑफिशियल जाने के लिए, ऑफिशियल ट्रेवलिंग करने के लिए एक परमिट होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। ILP क्या होता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन 1873 क्या था, ये भी दिमाग में आ गई बात। और हिल एरियाज को बचाना नहीं था, बल्कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसके ऊपर यही कानून था। चलिए हम यहां तक का आप एक बार दिमाग लगा लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में, या कोई क्वेरी हो आपकी तो वो कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। तो यहां तक का हमारा इनर लाइन परमिट हो जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि भारत में इनर लाइन परमिट कौन इसकी अनुमति देता है, कौन इसे लागू करता है, कौन इसमें लागू करने के बाद कहां पे कौन इसे फाइन करता है, अगर कोई इनर लाइन परमिट लेके नहीं आता है तो कौन उसे दंडित करेगा, कौन उसे उस पर फाइन लगाएगा, और कौन कौन से राज्यों में इनर लाइन परमिट लगाया गया, और किनको इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है और किनको लेने की जरूरत होती है। यहां तक का सब क्लियर हो गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे आशा है कि आपको डेफिनेटली यहां सब कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान शब्दों में है और अपने नोट्स भी आप आसान शब्दों में बनाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप किताबी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। किताबी लैंग्वेज ना तो पढ़ी जाती है ना ही समझी जाती है। केवल अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने ही अकॉर्डिंग चले, अपने ही खुद के नोट्स बनाएं, अपने ही लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि ILP जो है वो कौन अनुमति देता है कि ठीक है भाई ये वाला जो स्टेट्स होगा या हिल एरियाज होगा वो ILP के क्षेत्र में शामिल होगा। तो इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ये बताया जाता है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र या हिल एरियाज या ट्राइबल एरियाज यानी कि ILP के एरियाज में आएंगे। लेकिन इसकी सिफारिश कौन करता है? प्रेसिडेंट से कौन बताता है कि कौन बताया जाए, कौन सिफारिश करता है कि हिल एरियाज जो है, ये ट्राइबल एरियाज है, ILP के दायरे में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो उसे बनाने का काम कौन करता है, उसे सिफारिश कौन करता है? तो रिकमेंडेशंस कौन करता है? ये पूछ लेता है कि रिकमेंडेशंस किसके द्वारा की जाती है, तो वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ILP जो क्षेत्र शामिल किए जाते हैं ILP में, उनकी अनुमति कौन देता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। और उसकी जब प्रेसिडेंट को अनुमति देते हैं तो उसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा, सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अच्छा ILP को लागू कौन करता है अपने स्टेट्स में? तो लागू करने की जिम्मेदारी वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां पे जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बता दिया है या प्रेसिडेंट द्वारा ये आदेश जारी होगा कि आपका जो क्षेत्र है वो ILP में होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उसे स्टेट में लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी, उसको ये पता, स्टेट गवर्नमेंट ये बताएगी कि कौन व्यक्ति ILP के परमिट दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। और जो बिना परमिट के किसी भी स्थान में या किसी भी ट्राइबल एरियाज में या किसी भी हिल एरियाज में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद अगर उन्हें परमिशन नहीं ली है तो उन्हें कौन सा दंड देना होगा, कितना फाइन देना होगा, ये सब जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर्स हो जाती है जब ILP किसी स्थान पर लागू होता है। और स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस आदमी को हिल एरियाज में जाने की अनुमति होगी और किस आदमी को हिल एरियाज में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो यहां तक का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल डेफिनेटली आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में ILP में कितने स्टेट शामिल है या कितने एरियाज शामिल है? तो पहले बताना चाहूंगा मैं, भारत के मोस्टली 4 स्टेट। चलो यहां नहीं, यहां तो थोड़ा तो कैमरे में नहीं आ पाएगा, तो अब यही से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भारत की 4 स्टेट हैं जो ILP में आते हैं। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। तो चलो लिख देता हूं मैं साथ साथ ही आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है, ये मान लीजिए जो म्यांमार के बॉर्डर्स के साथ टच स्टेट है वो सारे ILP में आते हैं। याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस हल्का सा देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश ILP में आता है। नागालैंड का जो एरियाज होता है, नागालैंड का जो क्षेत्र होता है वो भी ILP में आता है, लेकिन कहा जाता है नागालैंड का जो दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है वो ILP के दायरे में नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मणिपुर आता है और लास्ट में मिजोरम आता है। मिजोरम को दिसंबर 2019 में ILP के दायरे में लाया गया था, ऐसा माना जाता है।
अब ये 4 स्टेट कंप्लीटली आईएलपी के दायरे में है, लेकिन मैंने बताया आपसे कि नागालैंड का दीमापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आईएलपी के दायरे में नहीं होता है। मतलब वहां जाने के लिए, आने जाने के लिए, वहां पे रहने के लिए कितने दिन रहना है, क्या किस काम के लिए आए हो, वो सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन एरियाज में आईएलपी लागू है वहां पे जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और आपको ये भी बताना होगा कि मैं कितने दिन के लिए यहाँ आया हूँ, कितने दिन ठहरना है, किस काम के लिए आया हूँ। अगर आप परमिट के अकॉर्डिंग, आपको परमिट किसी डिस्ट्रिक्ट का दिया गया और आप मिलते किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आप अरेस्ट कर ले जाएंगे, आपका परमिट नहीं माना जाएगा। आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में ट्रेवलिंग करूंगा और मैं यहाँ पे अपने ऑफिसर वर्क के लिए आया हूं, तो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा, क्योंकि सबको आईएलपी जो लागू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशंस के आधार पर लागू किया जाता है। लेकिन अनुमति कौन देती है? अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आईएलपी क्षेत्र शामिल किया जाता है। लेकिन उस आईपीएल क्षेत्र, उस आईएलपी क्षेत्र में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका डिसाइड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। बाकी इन क्षेत्रों के अलावा बता दूं मैं आपको, यानी कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो आपकी चमोली की घाटी है, चमोली घाटी को बोलता जाता है, फूलों की घाटी भी फेमस चमोली की। तो चमोली में आपकी एक पड़ती है नीति घाटी, नीति वैली। तो नीति वैली को भी आईएलपी के दर्जे में लाया गया है। और उसके बाद उत्तरकाशी का नेलांग घाटी, नेलांग वैली भी जो है वो आईएलपी के दायरे में शामिल की गई है। मतलब जरूरी नहीं, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी है कुछ स्टेट्स के जो आईएलपी के दायरे में शामिल है, और वहां पे अगर आईएलपी के दायरे में शामिल है तो वहां पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईएलपी जो है वो किसको छूट होती है, किसको छूट नहीं होती है। तो पहली बात ये होती है कि आईएलपी में जो परमिट होता है लेने के लिए, वो जरूरत नहीं पड़ती है सरकारी कर्मचारी, कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अगर वे कहीं भी पूरे भारत में जाते हैं, जो एम्प्लॉयर्स जाते हैं, उन्हें किसी भी राज्य में, जिस राज्य में आईएलपी लागू है वहां भी जाने के लिए, आने जाने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए आपको आईएलपी की परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स हैं तो। दूसरी चीज है फॉरेनर्स। अगर फॉरेनर से आप विदेशी है तब भी आपको आईएलपी की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल हमारे इंडियंस के लिए जो परमिट लागू होता है वो आईएलपी लागू होता है, और फॉरेनर्स के लिए जो लागू होता है उसे कहा जाता है रैप, या तो इसे रैप कहा जाता है या इसे कहा जाता है पाप। तो रैप की फॉर्म में रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। और ये अगर बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। जब कोई विदेशी भारत में घूमने के लिए आता है, कोई भी फॉरेनर्स भारत में घूमने के लिए आता है, तो सिंपल सी बात है, उसे आईएलपी परमिट नहीं लेना पड़ता, उसे लैप लेना पड़ता है, इनकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, या पैप लेना पड़ता है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है। तो उसके लिए लागू होता है। इंडियंस के लिए ये लागू नहीं होता है, इंडियंस के लिए आईएलपी लागू होता है। अब यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो या आपने समझ लिया अच्छे से, या आपने स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, कुछ बताऊंगा इससे बात। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया, गुड। देखिए आराम से पढ़ते रहिए, टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में आईएलपी कहां कहां पे लागू है, कहां लागू नहीं है। देखिए मैंने बताया था कि मिजोरम एकमात्र ऐसा हमारे पास स्टेट है जहां आईएलपी भी लागू है, और वे 6ठी अनुसूची में भी आता है। यानी कि मैं बता दूं आपको, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा ये 6ठी अनुसूची में आते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 6ठी अनुसूची में भी आता है और आईएलपी भी वहां पे जारी होता है या वहां पे लागू है, तो एकमात्र राज्य कौन सा? तो मिजोरम है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछ लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए 6ठी अनुसूची में कितने राज्य होते हैं और आईएलपी कौन कौन से राज्यों में लागू होता है। चलिए, मैंने बताया था रैप या पैप, यानी कि अगर कोई भी फॉरेनर्स भारत में घूमने के लिए आता है, अगर कोई भी विदेशी फॉरेनर्स भारत में घूमने के लिए आता है तो उसे आईएलपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे रैप लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। और ये कौन से कानून द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया? तो वो था
foreigners protected area order 1958। यानी ये जो कानून है फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, अगर यहां से बोर्ड पर नहीं दिखाया जाए तो मैं इसको यहां से मिटाओ के मैं आगे लेके चाहता हूं थोड़ा सा। इसे ऑर्डर 1958 के तहत कोई भी विदेशी अगर भारत में घूमने आता है और वो किसी भी प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना चाहता है, प्रोटेक्टेड एरियाज कहां है, देखिए भारत के जितने भी बाउंड्री लाइन है, जैसे मान लीजिए आपके गुजरात से स्टार्ट होता है, आपका राजस्थान पड़ता है, पंजाब पड़ता है, और जम्मू कश्मीर स्टेट है, आपका जम्मू कश्मीर स्टेट है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद आपका सिक्किम है, यहाँ मतलब हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद में सिक्किम है। तो अगर वो कहीं ना कहीं भारत की बाउंड्रीज लाइन में जाना चाहता है, अगर वो भारत की बाउंड्रीज लाइन में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पे जाना चाहता है, तो उसे वहां जाने से पहले आपको परमिशन, मतलब वहां पे अंग्रेज को जाने से पहले परमिशन लेनी होगी, ये भी जरूरी है। तो कुल मिला के हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपसे कोई पूछे कि ILP क्या है और RAP रैप क्या है, तो उसे बता देना कि केवल इंडियंस के लिए और विदेशियों के लिए अलग अलग अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। और किसी भी हिल एरियाज में जाने से पहले और किसी भी ट्राइबल एरियाज में जाने से पहले वहां पे आपको परमिशन लेनी होगी। चलिए इसका साथ ही मैं टॉपिक बंद करता हूं, और जितना मैंने लिखा कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर वीडियो के बाद में आप कमेंट में लिख के दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।